हाँ तो दोस्तों, मेरे चैनल पे जो हम वीडियोस बनाते हैं, लोग अपने स्टोरी शेयर करते हैं, मैं भी कुछ कंपनीज़ के बारे में बात करता हूँ। तो हम कर क्या रहे हैं? आर वी देयर फॉर डिफेमिंग द कंपनीज़? हम उनकी मानहानि करने बैठे हैं क्या? क्या वो कंपनीज़ की मानहानि कर रहे हैं हम, या क्या वो कंपनीज़ की मानहानि करने बैठे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कृष की मास्टरी ये है कि वो मानहानि भी करे और सज़ा भी ना हो। मानहानि नहीं है। मानहानि क्या होता है? मानहानि वो होता है कि जो काम कोई इंसान नहीं करता है, हम उस काम के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है मानहानि। जैसे कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ, चोरी नहीं कर रहा हूँ, किसी के पैसे पे हाथ नहीं डाल रहा हूँ, फेयर तरीके से ट्रांजैक्शन करता हूँ, फेयर तरीके से पैसे कमाता हूँ। और अगर कोई कह दे कि नहीं नहीं, ये तो अनफेयर तरीक़ों से पैसे कमाता है, तो ये होता है मानहानि। लेकिन मैं हूँ ही अगर गुंडई से पैसे कमा रहा हूँ। गुंडई के कई तरीके हैं, कॉरपोरेट तरीके भी हैं गुंडई के, कि आप लोगों के पैसे ले लेते हो, ऐसे ऐसे पेपर साइन करवा के ले लेते हो कि फिर वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहते हैं भाई देखो, तुमने तो साइन किया है, लेकिन क्या साइन किया है? नहीं, वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में उन्होंने लिख दिया है कि वो आपके पैसे ले लेंगे। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मुझसे ऐसे साइन करवा के ले ले कि मेरे पैसे ले लेंगे बिना किसी गुड्स एंड सर्विसेज के? सर, उन्होंने तो कहा है और आपने साइन कर दिया है। तो पुलिस भी इस टाइप के काम करते हैं। कोर्ट में जाएंगे तो भी दिक्कत होने वाली है। तो इन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? तो हम जो हैं हमारे चैनल पे, मेरे चैनल पे इंसाफ देने के चक्कर में हैं। इंसाफ, जस्टिस। अब जस्टिस देने के लिए कई सारे तरीके हैं। जस्टिस 2-3 तरीक़ों के होते हैं। वैसे लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जस्टिस। इंसाफ क्या है? एक तरीके से इंसाफ ये है कि अगर मैंने किसी से पैसे ले लिए हैं तो मेरे ऊपर दबाव डाल के उस इंसान को पैसे वापस दिलाए जाए, तो ये होता है जस्टिस, ये होता है इंसाफ। दूसरा एक जस्टिस है कि अगर मैंने किसी से पैसे ले लिए हैं तो कम से कम उसके कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए मेरे ऊपर। कम से कम कृष का ये हक तो नहीं बनता है कि वो किसी के पैसे भी ले लें और उसे कोई कहे भी नहीं कि कृष ने पैसे लिए, और पब्लिक को पता भी ना चले कि कृष ने पैसे लिए हैं, क्योंकि कृष ने पैसे ले लिए और अब उसका राइट है कि लोग समझें कि भाई वो बहुत शरीफ इंसान है। ये तो नहीं होना चाहिए। तो कृष ने अगर पैसे ले लिए किसी के, तो भाई उनका राइट होता है कि वो कम से कम कह सके कि भाई कृष ने मेरे से पैसे ले लिए और मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे कोई सर्विस नहीं दिया, कोई गुड्स नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया। मैं खामखा उसको 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दे के बैठा हूँ। इतना कहने का तो बनता है ना, इट इज़ अ फैक्ट। तो मैं लोगों से अपना फैक्ट कहलवाता हूँ मेरे चैनल पे, और वो निडर होके या डर को थोड़ा बहुत छोड़ के अपने बारे में, अपने वो जो कंपनी के साथ जो डीलिंग्स हैं उसके बारे में फैक्ट्स बताते हैं। फैक्ट्स बताते हैं। अब ये फैक्ट है, ये कैसे हम साबित करते हैं? वो ऐसे कि पहले मैं लोगों से करस्पॉन्डेंस करवाता हूँ कि भाई आप ईमेल लिखो, आप ईमेल लिखो कंपनी को और मुझे कॉपी में रखो। तो मुझे कॉपी में रखा है तो वैसे भी मैं इन्वॉल्व पार्टी तो हो ही गया। अब वो ईमेल लिखते हैं और ईमेल में क्या लिखना है कि भाई मेरे पैसे वापस दे दो, हमारा ट्रांजैक्शन ऐसे रहा, दीज आर द फैक्ट्स ऑफ आवर ट्रांजैक्शन, मैंने इस तरह के पेपर साइन किए, ये टाइप से ये समझ के मैंने पेपर दिए, बुकिंग अमाउंट, टोकन अमाउंट, मेंबरशिप जो भी जैसे भी दिया, क्लब मेंबरशिप वगैरह वगैरह जो भी मैंने दिया, एडवांस डिपॉजिट जो भी है, इन्वेस्टमेंट, तो जो भी मैंने दिया मैं रिकॉर्ड साइन कर, आई क्रिएट
प्रॉपर करेस्पॉन्डेंस। और करेस्पॉन्डेंस किससे? कंपनी के डायरेक्टर्स से, नॉट जस्ट CRM एंड सेल्स, कंपनी के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से, उनके कंपनी सेक्रेटरीज से, उनके रजिस्टर्ड कंपनी ईमेल आईडीज से मैं करेस्पॉन्डेंस करवाता हूँ। तो ये पहला काम है। अब उस करेस्पॉन्डेंस में अगर जो जवाब आता है, अगर जवाब आता है तो जो भी जवाब आता है उसका भी मैं ज़िक्र करवाता हूँ कि मैंने ये कहा और कंपनी ने ये कहा। अब उस बात का वो लोग ये करते हैं, वीडियो बना देते हैं, या फिर मैं वीडियो बना देता हूँ। ओके, या तो मैं उनके तरफ से बोलता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ लोग अपने ही तरफ से बोलें और अपने ही मामले के बारे में वीडियोस बनाएं। और इसलिए क्योंकि क्लैरिटी चाहिए होती है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये जो कंपनी का नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल पुराणिक्स बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड, या फिर क्लब महिंद्रा हॉलीडेज़ एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड, इस तरह से जो भी है कंपनी का नाम, वो नाम को एक प्रिंट आउट पेपर के ऊपर बड़े से अक्षरों में प्रिंट आउट लेके आप सामने पकड़िए और वो दिखाएंगे। और यानी वो कंपनी जिसके साथ डिस्प्यूट है वो भी सामने आ जाए पब्लिक के सामने। अब इनको बहुत शर्मिंदगी होती है कि हमारे नाम को लेके, हमारे नाम का प्रिंट आउट निकाल के हमारे डिस्प्यूट को पब्लिक बना दिया। भाई अगर डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट फैक्ट है तो उसको पब्लिक बनाने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, पब्लिक क्यों बनाया? पब्लिक में क्यों लेके गए? क्या वो उस चीज़ को लेके मानहानि का केस कर सकते हैं? वैसे हाइपोथेटिकली तो कोई भी किसी भी चीज़ का किसी भी बात को लेके मानहानि का केस तो कर सकता है। हाइपोथेटिकली फॉल्स केसेस किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि मुश्किल हो जाता है। पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो मैं ये इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि पहले करस्पॉन्डेंस किया, और करस्पॉन्डेंस जब तक चलता रहा, जब तक ईमेल्स हम भेजते हैं, फिर वो सामने से ईमेल भेजते हैं, उसका जवाब, फिर उसके अगर कोई काउंटर क्वेश्चंस होते हो तो हम काउंटर क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके वो लोग ईमेल, यानी करस्पॉन्डेंस को एक नेचुरल कंक्लूजन तक लेके जाते हैं। अब करस्पॉन्डेंस का कंक्लूजन हो गया, अब मैं कहता हूँ चलो अब वीडियो बना डालो। और करस्पॉन्डेंस में क्या मांग रहे हैं? करस्पॉन्डेंस में ये मांग रहे हैं कि भाई हमारे पैसे लौटा दिए जाएँ। मैंने आपको 1,47,000 रुपीज़ दिए हैं फॉर क्लब मेंबरशिप, और आपने मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिया है, और 2 साल हो गए हैं, एक भी हॉलीडे एंजॉय नहीं कर सकता हूँ, तो भाई क्लब महिंद्रा अब मेरे पैसे लौटा दो। तो इस तरह से वो अपने ग्रीवेंस और अपनी मांग रखते हैं कंपनी के सामने। मानहानि कहाँ है? वेयर इज़ द डिफेमेशन इन दिस? नहीं है। तो ये क्या है? ये पब्लिक एजुकेशन है। इनफैक्ट देखा जाए तो ये कंज्यूमर एजुकेशन हो रहा है। लोगों को हम एजुकेट कर रहे हैं ना। पब्लिक को समझ में आ रहा है कि क्लब महिंद्रा किस तरह के काम करते हैं, या जो भी कंपनी है जिसके मामले में हम ये वीडियो बना रहे हैं, कि मैक्रोटेक डेवलपर्स किस तरह के काम करते हैं, किस तरह से कितने लोगों के पैसे लिए हैं और कुछ भी नहीं दिया है, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, उनका मेथड क्या है, वो किस तरह से आपको फंसा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम जाहिर में रख रहे हैं, पब्लिक में रख रहे हैं। ओके, पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिश कर रहे हैं, क्या पब्लिश कर रहे हैं? इज़ इट डेफेमेटरी? नो, इट्स फैक्ट। और जब फैक्चुअल होता है तो वो डेफेमेटरी कैसे हो गया भाई? वो डेफेमेटरी नहीं है। तो उस चीज़ को डेफेमेशन कहना, मानहानि कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने करस्पॉन्डेंस भी किया है, और जो भी करस्पॉन्डेंस किया है उन्होंने जो भी जवाब दिए हैं वो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिक के सामने। तो इट इज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी, दोनों साइड्स ऑफ द स्टोरी हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके बावजूद फिर भी अगर वो वीडियो को लेके अगर मानहानि कारक है, ऐसे एक केस बन सकता है, तो उस पॉसिबिलिटी को और भी मिनिमाइज़ करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ये करता हूँ कि ये जो वीडियो बना हुआ है, तैयार वीडियो है, उस वीडियो को मैं कंपनी को भेजता हूँ कि देखिए ये आपके बारे में वीडियो 6 दिन में पब्लिश होने जा रहा है। 6 दिन में
या जो भी है 6-7 दिन में पब्लिश होने जा रहा है। सो एंड सो तारीख के 6 बजे तक आप मुझे ईमेल भेज दीजिए। अगर आपको कुछ कहना है तो कह दो, और आप जो कहते हो उस चीज़ को मैं यानी वीडियो में डाल दूँगा। जो भी आप कहते हो सभी बातों को, आपके तरफ से जो भी आप बातें रखते हो सारे मैं वीडियो में डाल दूँगा, पढ़ के सुना दूँगा, या कम से कम यानी वो टेक्स्ट को स्क्रॉल तो कर ही दूँगा कि कंपनी ने ये कहा है। तो आपके साइड ऑफ द स्टोरी, जो कंपनी का साइड ऑफ द स्टोरी है, मैं उसको कवर कर दूँगा। ओके, तो अब अगर इफ़ वी आर प्रेजेंटिंग बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी, तो मानहानिकारक कैसे हुआ भाई? आपको आपके सफाई में जो भी कहना था वो आप पेश कर सके पब्लिक के सामने। मैंने उसमें कोई रुकावट नहीं डाली। आपने जो कहा, जिस तरह से कहा, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स मैंने पढ़ के सुना दिए पब्लिक को। तो पब्लिक फिर जज करेगी कि क्या क्रिश कह रहा है वो सच है, या कस्टमर जो कह रहा है वो सच है, या फिर जो कंपनी कह रही है वो सच है, या इट इज़ रीज़नेबल, इट्स अ रीज़नेबल थिंग टू डू। कि किसी के 1,45,000 ले लिए, 2,50,000 ले लिए, तो ये रीज़नेबल है। अंडर द सर्कमस्टांसेस इट इज़ अ रीज़नेबल ट्रेड प्रैक्टिस। आप सोचना चाहो तो सोच सकते हो। मतलब आई एम अलाउिंग द पब्लिक टू मेक अप इट्स ओन माइंड कि व्हाट इज़ रीज़नेबल, व्हाट इज़ अनरीज़नेबल एंड व्हाट मे बी एक्सपेक्टेड। एक कंपनी के साथ डीलिंग में जाते हो तो व्हाट मे बी एक्सपेक्टेड अब जानना तो ज़रूरी है ना। तो ये है कंज्यूमर एजुकेशन, ये है पब्लिक एजुकेशन। और पब्लिक एजुकेशन करना मेरा ड्यूटी बनता है ना। इट इज़ माई ड्यूटी एज एन इंडियन कि मैं अपने इंडियन भाई बहनों को समझाऊं कि आप इन कंपनीज़ के साथ डील करते हो तो क्या होता है। मैं वही कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई ड्यूटी एज अ गुड सिटीज़न ऑफ इंडिया। अब इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है, और ये साइड इफ़ेक्ट से लोग बहुत बहुत खुश होते हैं। दिस इज़ द साइड इफ़ेक्ट। इट इज़ इंसिडेंटल, लेकिन कभी कभी बहुत बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब मैं ये लेटर्स भेजता हूँ कंपनीज़ को कि ये 6 दिन में पब्लिश हो जाने वाला है, तो वो लोग पार्टी को पैसे लौटा देते हैं, यानी सॉर्ट आउट कर देते हैं, सेटल कर देते हैं। हो सकता है कि पूरा रिफ़ंड दे देते हैं, हो सकता है कि पार्शियल रिफ़ंड दे देते हैं। जो भी है, इट इज़ बिटवीन देम एंड द पार्टी। अगर पार्टी को लगा कि हाँ ठीक है, और उन्होंने मुझे लिख दिया कि क्रिश प्लीज़ डोंट पब्लिश द वीडियो, मेरे जो ग्रीवेंसेस थे, मेरा जो डिस्प्यूट था वो सॉर्ट आउट हो गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई विल नॉट पब्लिश द वीडियो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ओके। अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्यों, वाई नॉट ऑलवेज? क्योंकि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्विड प्रो को। ऐसे नहीं है कि आपने पार्टी को पैसे दे दिए तो यू स्टॉप डूइंग हार्म टू द पब्लिक, और इसलिए मैं पब्लिक एजुकेशन बंद कर दूँ, ऐसे नहीं है। तो कंपनी कंटिन्यूज टू डू हार्म टू द पब्लिक। तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, रेयर इंस्टेंसेस, जहाँ पर उस बंदे को पैसे मिल गए या आधे अधूरे मिल गए। कभी कभी ऐसे होता है कि 20 लाख ले लिए थे। एक सनटेक के केस में ऐसे हुआ, सनटेक बिल्डर ने एक बंदे के कुछ 20 लाख ले रखे हैं और कह रहे थे कि भाई तुम्हारे पैसे तो गए, 20 lakhs वी आर नॉट गिविंग यू। और फिर उस बंदे को उन्होंने करीब, आई थिंक इट वाज 14-15 lakhs दे दिए। 14-15 lakhs दे रिटर्न टू हिम। मैंने उस बंदे से कहा था देखो वो 5 लाख भी तुम्हारे ही हैं, जो बाकी के अमाउंट है जो कंपनी ने कहा नहीं दे रहे हैं वो भी तुम्हारे हैं, तो पहले ले लो 15 लाख और फिर लड़ो, कंटिन्यू फाइटिंग। लेकिन वो बंदा जो था वो ठंडा पड़ गया, उसने बोला नहीं, यानी बोला तो कुछ भी नहीं, बट ही बेसिकली टुक 14-15 lakhs फ्रॉम द कंपनी और फिर ठंडा पड़ गया और यानी बस लड़ना छोड़ दिया। तो मैंने कहा अब क्या करूं? वन थिंग आई कुड हैव डन इज़ डोंट पब्लिश द वीडियो ऑप्शन। तो मैंने उल्टा ऑप्शन ले लिया। मैंने क्या किया, वीडियो पब्लिश कर दिया। आई पब्लिश द वीडियो, वाई? बिकॉज आई वांट द पब्लिक टू नो। अब कंपनी वाले डिस्टर्ब हो गए, अब डिस्टर्ब होना है तो हो जाओ भाई तुम,
तुमने पहले तो कहा था ना उस इंसान से, तुमने तो लेटर लिख दिया था कि 20 लाख हम नहीं देंगे, तो डिस्टर्ब होना है तो डिस्टर्ब हो जाओ। लेकिन डिस्टर्ब हुए फिर, देन दे डिडंट डू एनीथिंग। अब अगर उस इंसान को बाकी के 5 लाख भी दे देते, then maybe I would have considered deleting the video also. I might have. He could have approached me, he could have requested me, and I might have considered deleting the video. लेकिन उन्होंने ये काम किया नहीं. Of course, that person also got in touch with me. He said, Krish, यार ये तुमने वीडियो पब्लिश कर दिया without my permission. तो यार अब आई एम फीलिंग अ लिटिल एम्बेरस्ड। मैंने कहा एम्बेरसमेंट तो पहले भी होने वाला था, उस समय आपके पास 20 लाख भी नहीं थे और वीडियो भी पब्लिश होने वाला था। अब आपके पास 15 लाख आ गए, वीडियो पब्लिश हुआ, तो एक्चुअली यू शुड फील लेस पेन। एंड वो पैसे आए वो भी तो इट वॉज बिकॉज ऑफ द वीडियो, कि वीडियो पब्लिश होने जा रहा है कह के उन्होंने पैसे छोड़े ना। तो भाई ठीक है, मैंने पब्लिश कर दिया। अब आपको ज़रा क्या है, यू डोंट फील गुड अबाउट इट कि अरे मेरे फेस का वीडियो है क्या, आई डोंट फील गुड। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट देयर इज़ नो परफेक्ट जस्टिस इन द वर्ल्ड। परफेक्ट जस्टिस कहीं भी नहीं है। तो कभी कभार मैं ये पब्लिश कर भी देता हूँ ऐसे, ताकि लोगों को पता चले कि ये कंपनी जैसे कि सनटेक लोगों से 20-25 लाख रुपया जब्त कर लेते हैं और जब्त कर लेते हैं। हाउ कैन इट बी कि आपने किसी से कुछ भी नहीं खरीदा और वो कंपनी आपके पैसे जब्त कर गए? हाउ कैन दे फॉरफिट योर बुकिंग अमाउंट ऑफ लैक्स ऑफ रुपीस? थोड़ा छोटा अमाउंट 2,000 5,000 अगर है, छोटा अमाउंट तो चलो समझे यार, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, आप दुकान चला रहे हो, आप सेल्स ऑफिस चला रहे हो, कर लो। छोटा मोटा अगर करते हो, ठीक है, वो भी एक बात बनती है, इफ़ इट इज़ एक्सेप्टेबल, इट इज़ टॉलरेबल। लेकिन ये कौन सी बात है कि किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख आप जब्त कर लेते हो, यानी फॉरफिट, कुछ भी नहीं देते हो उसके बदले में, कुछ भी नहीं, नॉट अ पिन, नॉट अ पेपर क्लिप, नॉट अ सिंगल डे ऑफ सर्विस, नथिंग, जस्ट ले लिए, पैसे ले लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कौन सी दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं? तो अगर कोई कंपनी के इस टाइप के पॉलिसीज़ हैं कि पैसे फॉरफिट कर लेंगे, तो देन पब्लिक तो डिज़र्व्स टू नो। पब्लिक को बताना चाहिए कि भाई ये कंपनी जो है, जिसको आप बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज्ड समझ रहे हो, गोदरेज के भी हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी ऐसे काम करते हैं, मैक्रोटेक डेवलपर्स ये टाइप के काम करते हैं। बहुत इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस। अरे बहुत सारे बिल्डर्स ये टाइप के काम करते हैं। वैसे मैं क्या कह रहा हूँ, वो मोस्टली ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो भी ये बेचते हैं ना, ये सारे इस टाइप के काम में पड़े हुए हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन से तो पैसे कमाते ही हैं, फ्लैट्स बेच के तो पैसे कमाते ही हैं, साथ में लोगों के अमाउंट्स जब्त करके पैसे कमाते हैं। जब लोग समझो कि 100 लोग उनके सेल्स ऑफिस में गए, अब आप ह्यूमन साइकोलॉजी को जानते हो कि अगर 100 लोगों से आप किसी तरह से उतावल करवा के, सेल्स प्रेशर डाल के, स्कैरसिटी मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, सर अभी हाँ ये फ्लैट्स ख़त्म होने जा रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया ना ये ख़त्म होने जा रहे हैं, ये ख़त्म होने को ही आए, आपके लिए सर लास्ट 3 फ्लैट्स बचे हैं, ले लो। तो ये होता है स्कैरसिटी मार्केटिंग टैक्टिक। लोग यानी बेवकूफ़ बन जाते हैं स्कैरसिटी मार्केटिंग से। या फिर दूसरा होता है अर्जेंसी मार्केटिंग टैक्टिक। अर्जेंसी मार्केटिंग इस तरह से किया जाता है, सर देखो आपका जो फ्लैट है जिसकी कीमत 1 करोड़ है, वो अगले महीने से, एक्चुअली अगले हफ्ते से इट इज़ गोइंग टू चेंज और वो बन जाएगा 1 करोड़ 10 लाख। तो सर 10 लाख का नुकसान हो जाएगा आपका। तो सर आप रेट लॉक इन कर दो, अभी लॉक इन कर दो सर, अभी दे दो पैसे, आप डिपॉजिट दे दो, आप टोकन अमाउंट दे दो, ताकि आपके लिए हम रेट पकड़ के रखेंगे एट 1 करोड़, यानी 10 लाख का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए 1 लाख रुपया दे दो। ये कह के वो लोगों से 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे अमाउंट्स ले लेते हैं, बड़े अमाउंट्स ले लेते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, कभी 50,000, कभी 5 लाख, कभी 50 लाख ले लेते हैं और लोग दे भी देते हैं। इस बात में आके दिस इज़ अर्जेंसी मार्केटिंग कि अभी ले लो सर, अभी ले लो, अभी आज ले लो सर, वरना ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी
जिसको फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं ना। सर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है, अभी मिला है, आज मिला है, कल नहीं मिलेगा, तो आप ले लो सर, किसी भी तरह से ले लो। तो ये टाइप का जो काम होता है इसको कहते हैं स्कैरसिटी मार्केटिंग। हम स्कैरसिटी मार्केटिंग और अर्जेंसी मार्केटिंग से आप अगर 100 लोगों से पैसे इकट्ठे करते हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख टोकन्स, बुकिंग अमाउंट्स आप इकट्ठे करते हो, स्टैटिस्टिकली सब लोग जानते हैं, कोई भी बच्चा कह देगा अगर कॉमन सेंस लगाता है तो, कि स्टैटिस्टिकली 2%, 5%, 10% लोग कैंसिल करेंगे, शायद उससे भी ज़्यादा। 10% ऑफ द पीपल विल कैंसिल फॉर सम रीज़न और दी अदर। अरे सॉरी, मैंने सोचा था मेरी लोन एलिजिबिलिटी 1 करोड़ है, लेकिन जब मैं बैंक में गया तो पता चलता है कि बिकॉज ऑफ माय सिबिल रिकॉर्ड मुझे सिर्फ 50 लाख मिल रहे हैं, 50 लाख से ज़्यादा मुझे मिलने की संभावना नहीं है। तो सिबिल स्कोर ख़राब हो गया है मेरा, तो अब मैं सॉरी ये फ़्लैट नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मुझे वो लोन नहीं मिलेगा 80 लाख का। तो क्या करें, मुझे मेरे पैसे वापस दो। तब वो कहते हैं नहीं, आपने साइन कर दिया है, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में है कि हम फॉरफिट कर देंगे। तो ऐसे करके करीब 5%, 10% लोगों से वो लोग अमाउंट फॉरफिट करते हैं, किसी के 2 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कमाने का ज़रिया हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉस्ट ही नहीं है, सिर्फ सेल्स ऑफिस चलाना है, अर्जेंसी मार्केटिंग टैक्टिक्स करना है, कोई कॉस्ट नहीं है उनको, यानी सिर्फ सेल्स ऑफिस चलाने का खर्चा। तो इस तरह से वो बहुत पैसे कमा रहे हैं थ्रू फॉरफिटेड टोकन्स, बुकिंग अमाउंट्स। कभी बुकिंग अमाउंट से भी ज़्यादा वो लोग ले लेते हैं। तो ये एक बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही गंदा प्रैक्टिस है अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, अंडर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ये बहुत गंदी बात है। रेरा कुड हैव इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम, रेरा कुड हैव इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते, बहुत आसान, भाई टोकन लिया है दे दो वापस। उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करा भी, किस तरह से, उन्होंने दे पास्ड ऑर्डर्स, महाराष्ट्र रेरा पास्ड ऑर्डर्स लॉन्ग अगो कि भाई आपने 15 दिन के अंदर अगर बंदा कैंसिल करता है तो कुछ भी पैसे जब्त नहीं करोगे, 15 दिन के बाद अगर बंदा कैंसिल करता है तो चलो ठीक है, आप 0.5% ओके आप ले लो, जब्त कर लो। 0.5% मतलब 1 करोड़ के फ्लैट पर आप 50,000 जब्त कर सकते हो। 1 महीने के बाद कैंसिल करता है तो 1%, 2 महीने के बाद कैंसिल करता है तो 1.5%, ऐसा कुछ। तो ये टाइप के कुछ उन्होंने रूल्स पास किए, अलॉटमेंट लेटर्स में ये लिखे जाने चाहिए, ये टर्म्स ऑफ द फॉरफीचर, ये सब कह दिया, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। इन लोगों को चाहिए कि पूरे के पूरे जो भी हाथ में आए सब कुछ जब्त कर लेंगे। 20 लाख दिए तो 20 लाख को जब्त कर लेंगे, 50 लाख दिए तो 50 लाख को जब्त कर लेंगे। ये है बिल्डर कंपनीज़ की मेंटालिटी। देन पब्लिक डिजर्व्स टू नो, पब्लिक शुड नो दिस ना। तो इस टाइप के मेरे चैनल पे लोग शेयर करते हैं, वीडियोस बनते हैं, जो लोग ठगे हुए हैं वो लोग शेयर करते हैं, उनके नाम के वीडियोस बनते हैं, और ये वीडियोस मेरे चैनल पे पब्लिश होते हैं। मैं पब्लिश करता हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। लोगों को लगता है कि अरे ये इसके साथ सेटलमेंट हो जाएगा, बिल्डर उसको पैसे देगा। नहीं, ये नहीं होता है, फॉर अ मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस। बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये है, अरे क्रिश यार ब्लैकमेल कर करके पैसे कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है। अगर करोड़ों कमा रहा होता या लाखों के हिसाब से भी अगर कमा रहा होता ना, एक बात सोच लो कि अगर ऐसा होता ना तो मैं यूट्यूबर ना होता यार। ये मेरी सफ़ेद दाढ़ी देखो, ये मेरा टकला बाल देखो यार, मेरा टकला सर देखो, मैं इस सूरत को लेके आपके सामने न खड़ा हुआ होता यार। आई वुड हैव बीन एन इन्फ्लुएंसर। किसी के साथ मैंने डील कर लिया होता, बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ मैंने डील कर लिया होता, आई वुड हैव टर्न इनटू एन इन्फ्लुएंसर, और किसी न किसी बिल्डर के प्रॉपर्टीज़ में बेच रहा होता और शायद लाखों करोड़ों कमा रहा होता। सो दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स फॉर अ मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस। कारण क्या है कि क्रिश को ऐसे
कृष के पाँचों उंगली घी में नहीं है। देयर आर रीजंस, वेरी गुड रीजंस कि दुनिया इस तरह से नहीं चलती है। ओके, एक और वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वाई ऐसे क्यों नहीं है कि मुझे बिल्डर से एक स्टेडी सप्लाई ऑफ पैसे नहीं आ रहे हैं। ऐसे क्यों नहीं है कि लोग मेरे साथ सेटल, यानी कस्टमर के साथ सेटल करने के बदले मेरे साथ सेटल कर देंगे, ऐसे क्यों नहीं है। ओके, ये मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा। देयर इज़ अ वेरी लॉजिकल एंड वेरी सिंपल रीज़न। आपको यानी ये समझना है कि यार ये कॉमन सेंस वाली बात है। और कायदे कानून ऑल्सो प्लेज अ रोल इन दिस, क्योंकि जिस कायदे कानून से उन्हें डरना चाहिए उस कायदे कानून से मैं तो डरता हूँ भाई। मैं अगर एक्सटॉर्शन करने लगा ना तो मुझे अंदर होने में देर नहीं लग जाएगी। पुलिस और बिल्डर्स तैयार बैठे हुए हैं, लपकने को तैयार बैठे हुए हैं। एक मौका दे दूं, थोड़ा सा एक्सटॉर्शन कहीं कर लूं, कहीं उनको एक मौका मिल जाए तो मुझे सीधा अंदर डाल देंगे, सीधा अंदर, और नाम भी ख़राब कर देंगे। और मैं एक्सटॉर्शन करता हुआ अगर मेरा रिकॉर्डिंग हो गया तो वो रिकॉर्डिंग भी चला लेंगे यूट्यूब पे, और मेरी तो लग गई। ओके, मेरी क्रेडिबिलिटी की लग गई, मेरे यूट्यूब चैनल की लग गई, और मेरी तो लग गई, ज़िंदगी भर के लिए लग गई। आपके सामने शर्मिंदा होकर जीना पड़ेगा मुझे। ओके, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स। यानी कायदे कानून भी हैं जो आपको सुरक्षित रखते हैं फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि कोई तोड़ पानी करके बिल्डर्स को डर में डाल के खुद सेटलमेंट करके खुद माला माल हो जाए और आपको ऐसे ही छोड़ दे, बीच रास्ते में छोड़ दे। यू आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ ऑल्सो, ठीक है। देयर आर अदर रीजंस। मेरी ईमानदारी का मैं डंका नहीं बजा रहा हूँ, ईमानदारी को रहने दो भाई, आप लोग समझ लो जब जैसे समझना है। मेरी ईमानदारी, मेरा इंटेग्रिटी, मैं कौन हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मेरी सोच क्या है, मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरा जर्नी क्या रहा है, वो सब अनदर स्टोरी। वो मैं अपनी ईमानदारी का डंका नहीं बजा रहा हूँ। आई एम अ वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीज़न। इतना ही काफ़ी है कि कायदे कानून हैं और कायदे कानून पर्याप्त हैं एक्सटॉर्शन से बिल्डर्स को बचाने के लिए, और एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेल से कंपनीज़ को बचाने के लिए, और आप लोगों को इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। तो मैं जो कर रहा हूँ बेसिकली, आई एम हेल्पिंग सम पीपल गेट देयर मनी बैक। सम पीपल, क्योंकि सबको नहीं मिलते हैं, ये मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई जंग है, कभी जंग जीती जाती है, कभी जंग हारना भी पड़ता है। आप जंग कर रहे हो, यू आर फाइटिंग फॉर योर मनी, यू आर फाइटिंग फॉर योर कंज्यूमर राइट्स। आप अपने जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे हो, और एंड इन द प्रोसेस आप पब्लिक को एजुकेट कर रहे हो, पब्लिक को समझा रहे हो कि मेरे साथ ऐसे हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है। कस्टमर को जागरूक कर रहे हो, तो कस्टमर एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन हो रहा है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इट इज़ ऑल मिक्सड अप इन दिस। लेकिन किसी भी सूरत में डेफेमेशन नहीं है, ब्लैकमेल नहीं है, एक्सटॉर्शन नहीं है, गलत नहीं है। आप जो कर रहे हो, आप अगर अपने पैसों के लिए लड़ रहे हो मेरे चैनल के ज़रिए, आप जो कर रहे हो नैतिक भी है, इट इज़ एथिकल, कानून के हिसाब से भी बराबर ही है, इट इज़ लॉफुल। हमारी एक्टिविटी जो भी है इट इज़ लॉफुल। यानी अर्बन नक्सल चैनल का जो भी एक्टिविटी है, इन शॉर्ट कृष द अर्बन नक्सल का जो चैनल है, उसका जो भी एक्टिविटी है, रेस्ट एश्योर्ड इट इज़ अ लॉफुल एक्टिविटी। क्या किस तरह से करते हैं, और भी ऑफ कोर्स ये जो मैंने कहा, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। मैंने कुछ ही सिनेरियोज़ को आपको डिस्क्राइब करके समझाया है। वैसे और भी सिनेरियोज़ हैं। प्राइवेट जस्टिस, पब्लिक जस्टिस की एक बात है जो समझाना बाकी है। देयर इज़ अ कंसेप्ट दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, जिसको प्राइवेट जस्टिस, पब्लिक जस्टिस कहता हूँ मैं। और मैं ये इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पब्लिक जस्टिस क्या होता है, प्राइवेट जस्टिस क्या होता है, आप किस तरह से लड़ सकते हो, आपके सामने कौन से विकल्प हैं, कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर आपको अपने लिए इंसाफ चाहिए तो आप क्या क्या कर गुज़र सकते हो,
और हार्ड डिसीजंस कौन से होते हैं, कौन से डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आपको लेना पड़ता है, ओके, बिकॉज द वे इज़ नॉट ऑलवेज ईजी। कभी कभी आपको बहुत टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं ऐसे लड़ूं या वैसे लड़ूं, ये करूं या वो करूं। एक रास्ते का प्लस पॉइंट भी समझा दूंगा, उस रास्ते का माइनस पॉइंट भी समझा दूंगा, और उसके ऑल्टरनेटिव में जो रास्ता है, प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट है, वो भी मैं समझा देता हूँ। अक्सर मैं लोगों को ये समझाते फिरता हूँ ऑन प्राइवेट फ़ोन कॉल्स। आज ये सभी मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ और भी सामने रखूँगा, और मेरा इरादा है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जिस तरह मैं धूप में खड़ा हूँ ना, और धूप में खड़े रह के, चौड़े में खड़े रह के, बीच मैदान में खड़े रह के आपको समझा रहा हूँ, मैं उस तरह से हर वो चीज़ समझा दूँगा जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे फाइटिंग स्टाइल से जुड़े हुए हैं। ऐसी कोई हमारे बीच में सीक्रेट नहीं रहेगी। अब आज तक अगर कोई सीक्रेट है, वो इसलिए है क्योंकि 1 to 1 मैं लोगों को समझा रहा हूँ, ऑन फ़ोन कॉल्स में समझा रहा हूँ, ऑन व्हाट्सएप चैट में समझा रहा हूँ। ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ, कोई मिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ छुपा हुआ राज हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ सीक्रेसी और इवन प्राइवेसी इन दिस मैटर। आप सब कुछ समझ लो, और मेरा जो मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, मैं किस चीज़ को लेके क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, हर बात को आप समझ लो। इसी में मुझे लगता है कि हम सब की भलाई है, मेरी भी। चलो, मैं हूँ आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। हैव अ फैंटास्टिक डे।